यदि आप रिटायर हो गए हैं या आप साल 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से रिटायरमेंट के समय कुछ न कुछ रिटायरमेंट कॉर्पस तो आपको क्रिएट किया ही होगा आपने। चाहे वो आपने सेविंग के फॉर्म में किया हो या डिपार्टमेंट में जो टर्मिनल बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस के रूप में मिले। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि ये रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ रुपए के आसपास है, हालांकि आपका हो सकता है 1 करोड़ से अधिक भी हो, 1 करोड़ से कम भी हो, उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए माना कि यदि रिटायरमेंट कॉर्पस आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, तो उस रिटायरमेंट कॉर्पस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यानी उस रिटायरमेंट कॉर्पस को हम किस फंड में पार्क करें सो दैट कि आने वाले दिनों में हम उससे 75,000 रुपये हर महीने अगले 10 वर्षों तक निकालें। तो 10 वर्षों के बाद टोटल विड्रॉल होता है वो करीब 90 लाख के आसपास होता है, और वो 90 लाख विड्रॉ करने के बाद भी जो रिमेनिंग कॉर्पस बचते हैं वो करीब 1.46 या 1.45 करोड़ के आसपास बनता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, जो 90 लाख हमने विड्रॉ किया, वो जो इनकम हुई हमारी, उस इनकम पे जो टैक्स हम पे करते हैं वो केवल 3 से 4% के बीच का होता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं मालूम थी, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम 90 लाख रुपए 10 वर्षों में विड्रॉ भी करेंगे, टैक्स भी 3 से 4% देंगे, तो हमारे मन में सवाल होता है कि आखिर उस 1 करोड़ रुपए को हम पार कहाँ करें सो दैट, ये मैंने जो बताया कि 90 लाख विड्रॉ करने के बाद भी 1.5 करोड़ के आसपास कॉर्पस बना रहे और टैक्स भी काफ़ी कम पे करना पड़े। तो फ्रेंड्स, चूंकि आप रिटायर कर गए हैं तो आपकी निश्चित रूप से उम्र 60 या 65 साल जो भी आपके डिपार्टमेंट का होगा वो हो गई होगी। तो चूंकि आपकी उम्र बढ़ गई तो निश्चित रूप से वो फंड जो आप पार्क करेंगे वो किसी रिस्की एवेन्यूज में तो पार्क नहीं करना चाहिए, और नहीं करते भी हैं लोग बिकॉज कि आपकी लाइफ स्पैन कम है, हो सकता है बीच में पैसे की जरूरत पड़े। तो यदि वोलेटाइल एवेन्यूज में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि पर आपको पैसे जो मिले वो काफ़ी कम मिले। इसलिए इसके लिए यदि आप थोड़े से रिस्क टॉलरेंस है आपके पास, यानी थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो उसके लिए एक है हाइब्रिड एग्रेसिव फंड। और यदि आप पूरे के पूरे कंजर्वेटिव हैं तो उसके लिए है हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड। तो यदि चूंकि ये सारी जो एग्जांपल दूंगा मैं 10 वर्षों के लिए दूंगा, इसको 20 साल, 30 साल, 40 साल अपने ज़रूरत के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चूंकि ये 10 वर्षों की बातें मैं इस एग्जांपल में कर रहा हूँ, तो यदि हम हाइब्रिड एग्रेसिव के पिछले 10 वर्ष के सीएजीआर की बातें करें तो इस सेगमेंट में जो हाईएस्ट रिटर्न था, हाईएस्ट सीएजीआर था, वो 15.74% था जो आईसीआईसीआई के हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में था। लोएस्ट जो था 8.69% था जो कि पीजीआईएम के हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में था। और मीडियन यानी इस बीच का, यदि आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि इस सेगमेंट के सारे फंड्स को रखेंगे तो जो बीच का फंड था उसका रिटर्न, जिसको मीडियन कहते हैं, वो रिटर्न था 12.12% जो डीएसपी के हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में था। अब मैं हर में लगा रहा हूँ हाइब्रिड एग्रेसिव फंड, इसका नाम जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि हाइब्रिड एग्रेसिव में देखेंगे तो आईसीआईसी, पीजीआईएम और डीएसपी हाईएस्ट, लोएस्ट और मीडियन रिटर्न पिछले 10 वर्षों में दिया है। यही बातें यदि हम हाइब्रिड कंजर्वेटिव की करें जो कि रिस्क कम ले सकते हैं वैसे इन्वेस्टर्स के लिए, तो हाईएस्ट रिटर्न जो है वो 9.21% है। ये सारे सीएजीआर 10 वर्षों के लिए, चूंकि हम एग्जांपल में बातें करेंगे 10 वर्षों की, ये ऐसे हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में है। लोएस्ट है 5.65 जो निपॉन के हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में है, और मीडियन जो है वो 7.42% है जो एचएसबीसी के हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड है। ये चूंकि हमने कहा कि ये सीएजीआर है यानी पॉइंट टू पॉइंट, आप पिछले 10 वर्षों से आज तक का जो रिटर्न था उसके हिसाब से इसको हमने देखा है। लेकिन क्योंकि आप रिटायर किए हैं तो हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां अलग हो सकता है कि जो पैसे आप मिले आज आप फंड में पार्क कर दें और कहें कि 6 महीने के बाद से मुझे हर महीने 75,000 रुपये चाहिए, किसी को चाहिए आज से, किसी को चाहिए 2 साल के बाद से। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब भी हम फंड को पार्क करें उसके 1 वर्षों के बाद से हम मंथली इंस्टॉलमेंट विड्रॉ करना शुरू करें। इस हिसाब से हमने देखा कि यदि हाइब्रिड एग्रेसिव और हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में हम 1 जून 2015 को यदि 1 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट किए होते और मंथली इंस्टॉलमेंट यानी स्वैप जो है हम लगाए होते 15/6/2016 से, इसका मतलब पूरे 1 वर्षों के बाद स्वैप स्टार्ट किया होते 75,000 रुपये महीने, वो अगले 10 वर्षों के लिए यानी 17 मई
2026 के डेट तक यदि विड्रॉ करते तो टोटल विड्रॉल हमारा 120 मंथली इंस्टॉलमेंट होता और टोटल अमाउंट जो विड्रॉल का होता वो 90 लाख। इस स्थिति में यदि हाइब्रिड एग्रेसिव और हाइब्रिड कंजर्वेटिव का रिटर्न ये देखते हैं हम, XIR देखते हैं, तो ये कुछ और आता है, जो कि ऊपर जो हमने CAGR की बातें की उससे डिफरेंट है। हालांकि ये डिफरेंस काफ़ी कम है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि यदि आप आज से लेंगे तो ऊपर वाला जो CAGR बताया हमने पहले वाला वो अप्लीकेबल होगा, और यदि आप चाहते हैं कि फंड को पार कर दें 6 महीने, साल भर या 2 साल के बाद करें, तो नीचे वाला जो भी मैं बताऊंगा वो XIR अप्लीकेबल होगा। इस हिसाब से हम देखते हैं यदि इस परिस्थिति में कि साल भर पहले हमने इन्वेस्ट किया और साल भर के बाद हमने स्टार्ट किया मंथली विड्रॉल यानी स्वैप, तो हाइब्रिड एग्रेसिव में जो हाईएस्ट रिटर्न आया था वो 14.10% था, जो कि क्वांट में था। लोएस्ट 6.83% था जो PGIM के हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में था, और मीडियन था 10.47% जो HDFC के हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में था। यही बातें कंजर्वेटिव में ये देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न जो था 8.95% था जो ICICI के कंजर्वेटिव फंड में था। लोएस्ट था 5.28 जो निपॉन के कंजर्वेटिव फंड में था, और मीडियन था 7.05 जो HSBC के कंजर्वेटिव फंड में था। चूँकि हमने एग्जाम्पल में जो यहाँ बातें की हैं, ये बातें की हैं कि साल भर पहले हमने इन्वेस्ट किया और साल भर के बाद हमने विड्रॉल किया, तो इस हिसाब से जो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड का मीडियन है 10.47% जो HDFC फंड का है। तो इस एग्जाम्पल में हमने HDFC हाइब्रिड एग्रेसिव फंड को हम देखे हैं कि इस परिस्थिति में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं साल भर पहले और उस साल भर के बाद विड्रॉ करते हैं फॉर फर्दर 10 ईयर्स, तो परिस्थितियाँ क्या बनती हैं। क्योंकि ये सारे जो परफॉर्मेंस हैं वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हैं, और हम मान के चलते हैं कि आने वाले दिनों में भी सारी स्थितियाँ सामान्य रहीं, इस परफॉर्मेंस को रिपीट करेगा। हालांकि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो कोई बेस नहीं होता कि आगे भी ये रिपीट करेगा, लेकिन संभावनाएं अधिक होती हैं कि सेम परफॉर्मेंस ये रिपीट करेगा। तो चूँकि यहाँ हमने लिया कि 1 जून 2015 को हमने इन्वेस्ट किया था और पहला विड्रॉल जून 2016 में हुआ था, तो 16-17 फाइनेंशियल ईयर जो कि यदि आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पहला साल होगा, तो पहले साल का जो कैपिटल गेन होता है वो 76,650 रुपये होता है। और चूँकि हम आज से अब इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज जो पिछला बैक टाइम लिया है हमने वो तो चला गया, अब आगे ही ये जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे वो भविष्य के लिए बनाएंगे। और आज के दिन में जो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म इक्विटी पे जो कैपिटल गेन का टैक्सेशन की व्यवस्थाएं हैं वो है कि 1,25,000 रुपये पे एग्जाम्पशन, और उसके बाद जो भी अमाउंट रिमेनिंग बचता है उस पर 12.5% का टैक्स आपको पेबल होगा। तो फर्स्ट 16-17 फाइनेंशियल ईयर 16 फर्स्ट ईयर ऑफ विड्रॉल जो विड्रॉल होता है कैपिटल गेन होता है 76,650 रुपये। ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर में जो 76,650 बताएं ये कैपिटल गेन है जनाब, यानी जो भी आपने 6-7 महीने का विड्रॉल किया है उसमें से कैपिटल गेन इतना हुआ है आपको। और चूंकि 1,25,000 तक एग्जाम्पशन है, सो टैक्सेबल कैपिटल गेन कुछ नहीं बनेगा, सो आपको टैक्स 0 देना पड़ेगा। इन विड्रॉल के दूसरे वर्ष में, यानी यदि पिछली हिस्टोरिकल के बात करें तो 17-18 में, या यदि आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो सेकेंड ईयर में जो कैपिटल गेन होगा वो 2,19,667 रुपये बनते हैं, और इसका 1,25,000 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उस पर टैक्सेबल जो कैपिटल गेन बनता है वो 94,667 रुपये, और इसका 12.5% 11,833 रुपये बनते हैं। तीसरे वर्ष में कैपिटल गेन बन जाता है 2,38,336 रुपये। टैक्सेबल कैपिटल गेन होता है 1,13,336 रुपये, और इस पर 12.5% बनता है 14,167 रुपये। चौथे वर्ष में ये कैपिटल गेन बढ़ के 2,65,183 रुपये हो जाते हैं। टैक्सेबल कैपिटल गेन 1,40,183 रुपये, और इस पर जो 12.5% का टैक्स बनता है वो 17,523 रुपये बनते हैं। पाँचवा साल ये कैपिटल गेन बढ़ के 2,76,042 यानी 2,76,042 रुपये की बनती है, और टैक्सेबल कैपिटल गेन बनता है 1,51,042 रुपये, इसका 12.5% 18,880 रुपये। छठे साल टैक्सेबल कैपिटल गेन 3,27,755 जिसका टैक्स बनता है 40,969 रुपये। सातवें साल कैपिटल गेन बनता है टैक्सेबल कैपिटल गेन बनता है 3,60,955 रुपये, जिसमें टैक्स बनता है 45,119 रुपये। आठवें साल टैक्सेबल कैपिटल गेन 4,17,810
जिसमें 52,226 रुपये का टैक्स बनता है। 9वें साल 4,74,674 रुपये का टैक्सेबल कैपिटल गेन बनता है, जिसका कि कैपिटल गेन टैक्स 59,334 रुपये, और 10वें साल जो टैक्स बनता है वो 60,881 रुपये बनते हैं। तो पिछले 10 वर्षों का यदि हम टोटल टैक्स पेड देखें या पेबल देखें तो इट कम्स टू 3,20,933 रुपये। ये हर साल आपको पे करने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पे करने, सेकेंड ईयर में 11,833 रुपये और 10वें साल में 60,881 रुपये। तो टोटल टैक्स जो पिछले 10 वर्षों में पे किया आपने वो 3,20,933 रुपये हुए। और पिछले 10 वर्षों में यानी 120 मंथली इंस्टॉलमेंट जो 75,000 रुपये का लिया था आपने, टोटल विड्रॉल हुआ आपका 90 लाख रुपये। यानी जनाब 90 लाख की आपकी इनकम, और ये 3,20,933 के यदि परसेंटेज देखें 90 लाख के कंपेरिजन में, तो इट कम्स टू 3.57%। तो यहाँ हम देखते हैं कि 90 लाख के इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है 3,20,933 रुपये। यहाँ हमने एक एजम्पशंस लिया है कि बाकी जो अदर देन कैपिटल गेन का जो इनकम है आपका कम से कम 4 लाख है, और इस पर जो टैक्स लगेगा कैपिटल गेन का वो स्पेशल रेट ही लगेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 90 लाख के इनकम पे 3,20,933 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि रिटायरमेंट के बाद आप फंड को कहाँ किस तरह से आप पार कर सकते हैं, और उसके हिसाब से पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड आप मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी आपको कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आप विड्रॉ करने के बाद भी टैक्स आपको कम से कम देना पड़ता है। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैंने सेबी के एग्ज़ाम कोई इन्वेस्टमेंट पे पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।